बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है ये एंटीटेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं और एंटीटेस्ट में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन तो आएगा, आता है, आएगा और हर सूरत आएगा। आज के इस लेक्चर में मैं पहले आपको ना एक स्केच देना चाहता हूं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम ना आइसोमेरिज्म और फिर उसकी क्लासिफिकेशन इसको डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म ये एक फिनोमिनन है और वो कंपाउंड जो ये फिनोमिनन शो करते हैं हम उन्हें कहते हैं आइसोमर्स। तो मैं टर्म आइसोमर्स बोलूंगा, आइसोमेरिज्म बोलूंगा, आप इसको ना कोरिलेट करके रखिएगा। आइसोमर्स क्या है? द वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स इज डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मोलेकुलर फार्मूला। आइसोमर्स की सिंपल डेफिनेशन, डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मोलेकुलर फार्मूला, दे आर कॉल्ड द आइसोमर्स। एंड दिस फिनोमेनन, जब भी किसी वर्ड के एंड पे ना इज्म आए या वाई आए तो उसका मतलब होता है दैट इज अ फिनोमिनन। आइसोमेरिज्म की अगर मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो इसकी टू मेजर क्लासेस है। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, एंड द सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल में और स्टीरियो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये हम ना स्टडी करेंगे। दूसरी जो चीज आपके सामने आएगी ना वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वेरियस टाइप्स। इसमें मेरे पास ये चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है, एफजी आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, टाटोमेरिज्म है। These are various types of structural isomerism जो आपकी बुक्स में मेंशन है। और इस तरह अगर मैं स्टीरियो में जाऊं तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज कॉन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। मैं यार थोड़ा सा आपको कॉन्फॉर्मेशनल के बारे में सीधा सी बातें बताते चलूं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम ना रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ये जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ना, ये अल्केन्स और साइक्लोअल्कीन ये शो कर रहे होते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड रोटेशन। अगर मैं आपके पास ना ये इथेन की कन्फॉर्म्स हैं या रोटामर्स कह लो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर से कन्फॉर्म्स बन गया, या इसको मैंने रोटेशनल कहा क्योंकि सिंगल बॉन्ड रोटेशन हो रही होती है, तो हम इसे कहते हैं रोटामर्स। तो ये इथेन की, ये आपके पास ब्यूटेन की, और ये आपके पास जो है ना ये साइक्लोहेक्सेन की। आप इनको याद नहीं करता, सिर्फ समझना है कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी कोई टर्म्स हैं। हम आएंगे ज्योमेट्रिक कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म। Configuration isomerism is further classified into geometric isomerism and optical isomerism. ये जो geometric isomerism है ये हमारा टारगेट रहेगा। इसमें हम ये मुख्तलिफ किस्म के हम टर्मिनोलॉजी, जो सिस ट्रांस है, ई एंड जेड है, सीन एंड एन टी है, ये एक्सो और एंडो है, ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी। हम सीज एंड ट्रांस पे ज्यादा फोकस करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आपने, अगर मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की बुक की बात करूं तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम फेडरल की बुक को देखें या दीगर बुक्स को देखें तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शामिल है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको फर्दर हम दो क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, इनैंशियोमर, डाई, स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये हमारे पास एक ट्री है, ये हमारे पास एक स्केच है जो मैं आइसोमेरिज्म के बारे में बताता। मैं इसको मजीद डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करते चलता हूं, लेकिन मैं फिर वही बातें करता हूं कि आप ना मेरी अगली बातें सुनने से पहले आप लेक्चर को यहां पे पॉज करें। आप ना अपनी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं उनकी बुक्स पे जाएं और ये टॉपिक वहां से देखें। खास तौर पर आपने इस टॉपिक को फेडरल की बुक से जरूर देखना है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसकी ये जो हमारी वॉक सीरीज की बुक है, आप इससे देखें। जो साथ साथ में शॉर्टकट्स वगैरह लिख रहे होता हूं उसको आपने गौर से देखना होता है, और फिर आपने फेडरल बोर्ड और आपने बोर्ड्स की जो बुक्स हैं उनको आप रीड आउट करेंगे। उसके बाद मेरा आप लेक्चर सुनेंगे। एक और भी बात आपसे कहता हूं कि आप ना हमारे इस चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्रिप्शन आप भी दें और आपके दोस्त भी।
और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर किया करें। मैं आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ भी रहा हूं और आपको आंसर भी करता हूं। आइए हम डिटेल से इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में ये दो अल्फाज हैं, एक आइसोमर्स और एक आइसोमेरिज्म। तो मैं आइसोमर्स की बात करता हूं। डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मोलेकुलर फार्मूला। आप लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं वो एक लंबी सी डेफिनेशन पढ़ रहे थे आइसोमर्स की। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फ्रॉम। आप ना एंटीटेस कहता है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि डिफरेंट कंपाउंड्स विद सेम मोलेकुलर फार्मूला दे आर कॉल्ड आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म के हमने दो टाइप्स की बात की, एक स्ट्रक्चरल है, एक स्टीरियो है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम क्या बात करेंगे? हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स विच हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला कह लो। मैं एसटी स्ट्रक्चर को शो कर रहा हूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला, या जिसे मैं कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, ये खूबसूरत लफ्ज है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला या कनेक्टिविटी ऑफ एटम एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक और भी चीज, दे हैव डिफरेंट आयोपिक नेम्स, इनके आयोपिक नेम्स भी मुख्तलिफ होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट आयोपिक नेम्स। इनको हम कहते हैं दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। एक और भी नाम, यानी ये नाम भी आपने याद रखना है। हम स्ट्रक्चर को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म ये भी कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अब इसके टाइप्स, द फर्स्ट वन इज चेन या जिसे हम स्केलेटन या जिसे हम न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म कहते हैं। एक बात इसमें, पहली सी बात कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। क्या है, हम यहां पे बात करेंगे, हम कहेंगे दे अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन की जो नेचर है वो डिफर करती है। मैं एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। स्टूडेंट, जो चेन या स्केलेटल आइसोमेरिज्म ना, ये मेनली जो है वो अल्केन्स शो करते हैं। अल्केन्स, ये नहीं कि सिर्फ अल्केन शो करते हैं, अल्केन्स के अलावा और भी कई क्लासेस हैं जो चेन आइसोमेरिज्म को शो कर रही होती है। मैं तो अल्केन की बात करता हूं। अच्छा, एक और बात आपने ध्यान में रखनी, ये जो आइसोमेरिज्म, अगर आप इसको सारे को एज ए होल देखें तो अल्केन्स इसमें से किस किस को ओबे करती है? तो अल्केन जो है ना वो सिर्फ दो आइसोमेरिज्म टाइप्स को ओबे करती है, एक चेन या स्केलेटल या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और दूसरा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये दो हैं जिनको अल्केन, ये ज़हन में रखना है। अल्केन में मैं सिंपल सी बात करता हूं, यू हैव C4H10, हम इसको कहते हैं ब्यूटेन। अब ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, ये मोलेकुलर फार्मूला रखने वाले आपके पास दो अल्केन मौजूद है। एक को हम कहते हैं CH3, CH2 एंड CH3। दिस इज कॉल्ड N-butane and we have CH3 this one CH3, this is called isobutane। तो N-butane, इसके अगर आप कार्बन चेन को देखेंगे दैट इज अ स्ट्रेट चेन। आइसोब्यूटेन
इसमें कार्बन चेन की नेचर चेंज हो गई और इसमें ब्रांच आ गई, तो इसका मतलब है ये एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन दे आर चेन आइसोमर्स। अब इसमें एक बात देखना, इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम मुख्तलिफ है, दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ है, दोनों के अयोपिक नेम्स डिफरेंट है। इट्स अयोपिक नेम इज ब्यूटेन while its अयोपिक नेम इज नॉट ब्यूटेन, दिस इज 2-methyl propane। तो इसका मतलब है इनके अयोपिक नेम भी, दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनकी विस्कोसिटी, इनकी डेंस, ये हर चीज इनकी मुख्तलिफ है। स्टूडेंट, एक और बात आप ज़हन में बिठाएं, मैं आपके साथ ना एक टेबल शेयर करना चाहता हूं, मैं आपको अल्कीन्स के आइसोमर्स की तादाद बताना चाहता हूं। देखिए, पहली बात ज़हन में रखनी है, मेरे पास ये टेबल जो है, इसमें ये अल्केन है, ये उनका मोलेकुलर फार्मूला है और फिर ये उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स है। पहली बात, ये जो पहले 3 अल्केन्स हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इनका कोई आइसोमर नहीं होता। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं CH4 ये मोलेकुलर फार्मूला सिर्फ एक कंपाउंड का है, C2H6 ईथेन ये मोलेकुलर फार्मूला सिर्फ एक कंपाउंड का है जिसका नाम ईथेन है, और ये C3H8 ये मोलेकुलर फार्मूला सिर्फ एक कंपाउंड का है और उसका नाम क्या है, प्रोपेन है। लेकिन अगर आप ब्यूटेन की बात करें, C4H10 ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस भी किया। इस तरह अगर आप पेंटेन पे आ जाए, कार्बन 5 है जिसमें C5H12, इसके आपके पास स्टूडेंट 3 आइसोमर्स होते हैं और आपको पता है उनका 3 का, एक आपके पास क्या है, एन ब्यूटेन, दूसरा आपके पास एन पेंटेन, दूसरा आपके पास आइसोपेंटेन, तीसरा आपके पास न्यूपेंटेन। ये जो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन, इनके आपको यूपिक नेम्स भी आने चाहिए। ये तीनों जो हैं ये चेन या न्यूक्लियर या स्केलेटल आइसोमर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब ना नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये आपके पास हेक्सेन है। हेक्सेन के आपके पास जो है वो 5 आइसोमर्स हैं। आपके पास हेप्टेन है, हेप्टेन के आपके पास 9 आइसोमर्स हैं। ऑक्टेन के आपके पास 18 आइसोमर्स हैं। नोनेन के आपके पास 35 आइसोमर्स हैं और डेकेन इसके आपके पास 75 आइसोमर्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक फार्मूला बताना चाहता हूं, जरा नोट करो उस फार्मूला को। द फार्मूला इज नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू 2 raised power Nc-4 + 1। इस फार्मूला के मुताबिक, ये जो Nc है दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इस फार्मूला के मुताबिक आप ये अल्कीन के नंबर ऑफ आइसोमर्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहां एक शर्त है, मेरा ये फार्मूला तमाम अल्कीन पे अप्लाई नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, ये सिर्फ हेप्टेन तक, ये हेप्टेन तक यानी ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इनके नंबर ऑफ आइसोमर्स मालूम करने में ये फार्मूला आपको हेल्प आउट करेगा। स्टूडेंट, इसके बाद ये जो आपके पास नेक्स्ट आ गया C20 H42 आइकोसेन, इसके 366-319 नंबर ऑफ आइसोमर्स है। उसके बाद ये जो स्क्यूलेन है C30 A622, इसके मोर देन 4 बिलियन आइसोटोप्स हैं। और ये टेट्राकेंटेन, ये जो C40 H82 है, इसके कहा जाता है 625 ट्रिलियन आइसोमर्स है। लेकिन आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ये डेकेन तक ही महदूद रखना है। ये बातें अब एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, मैं फार्मूला यहां लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट इज इक्वल टू 2 raised power Nc-4 + 1। लेकिन मैंने कहा था कि ये फार्मूला जो है ये C7H16 यानी हेप्टेन तक ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। एक और भी बात, क्या सिर्फ अल्केन, क्या सिर्फ यही चेंज स्केलेटन आइसोमरिज्म शो करते हैं? आंसर है नो, और भी कई कंपाउंड हैं। मसलन अगर मैं आपके पास इस कंपाउंड की बात करूं, ये मेरे पास है, दिस वन इज एन ब्यूटाइल, दिस वन इज आइसोब्यूटाइल। अब इन दोनों जो हैं, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। इन अल्फाज पे भी गौर करना, ये जो लफ्ज हम लिखते हैं ना चेन, ये जो लफ्ज हम लिखते हैं स्केलेटन, ये जो लफ्ज हम कहते हैं न्यूक्लियर, ये
इन अल्फाज पे भी गौर किया करो कि ये वर्ड क्यों हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं रिंग चेन। ये आपकी बुक्स में है नहीं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आपकी बुक्स में इससे हटके 5 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जिक्र है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या है कि दिस टाइप ऑफ अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस मैं डिफरेंस को DIFF लिखूंगा इन द मोड ऑफ कार्बन चेन। मेरे इन अल्फाज को जरा सुनना, मैंने क्या कहा कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म ये तब जब मोड, ये जो कार्बन चेन उसके मोड में डिफरेंस आता। कैसे आता है जरा देखना। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8 और मुझे ये लग रहा है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n। इस जर्नल फार्मूला को ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ओबे कर रहा है। और जानते हैं ये जनरल फार्मूला किस किस का है? हाँ, ये जनरल फार्मूला अल्कीन्स का है। ये जनरल फार्मूला साइक्लो अल्कीन का है, साइक्लो अल्कीन्स का है। अगर आप इस जनरल फार्मूला को देखें कि इस जनरल फार्मूला से पॉसिबली कौन कौन से कंपाउंड हैं जो ये जनरल फार्मूला रखते हैं, उसमें एक तो आपके पास ये आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज 2-ब्यूटीन। मैं यहीं पे लिखूंगा दिस इज 2-ब्यूटीन। वी हैव अनदर CH डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH and CH2 and CH3, and you know this is 1-butene। आगे बढ़ो, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C and C, CH3 and CH2। what is this? This is isobutylene। आगे बढ़ो, आपने इसको यूं भी लिख सकते हैं ये what is this? This is साइक्लो, मैं ऊपर इसका नाम लिख देता हूं साइक्लोब्यूटेन। और भी आप इसको यूं कर सकते हैं, ये आपके पास और ये CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। स्टूडेंट्स, ये मैंने ना 1 2 3 4 5 ये मैंने 5 मुख्तलिफ कंपाउंड्स लिखे। इन पांचों का मोलेकुलर फार्मूला C4H8 है। अब इसमें ये जो पहले 3 हैं इनमें डबल बॉन्ड है, दीज आर अल्कीन्स, और ये जो 2 है ये साइक्लो अल्कीन्स है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अगर मैं कहूं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मोड ऑफ कार्बन चेन। इसमें कार्बन चेन ओपन है, इसमें साइक्लिक फॉर्म में आ गए। तो ये आपके पास ना दीज आर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आगे बढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म, वेरी सिंपल। ये आपके पास कार्बन चेन है, पोजीशन आइसोमेरिज्म देखा, ये आपके पास कार्बन चेन है 1 2 3 4। मैं डबल बॉन्ड यहां पे लगा देता हूं। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट डबल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो मैं फंक्शनल ग्रुप को इन 2 कार्बन के दरमियान लगा देता हूं। फिर मैं दोबारा 1 2 3 4। अब मैं डबल बॉन्ड को यहां पे लगाता हूं। अब जरा देख लो, देयर इज नो, अगर आप इसको देखो और इसको देखो, देयर इज नो चेंज इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की नेचर सेम है, तो डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस है पोजीशन ऑफ, यहां पे 1 2 1 पे डबल बॉन्ड, 1 और 2 के दरमियान 1 पे डबल बॉन्ड, और यहां 1 2 3 4 2 पे डबल बॉन्ड। तो जब 2 आइसोमर्स में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की वजह से उनमें डिफरेंस आ जाए, दोज आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, मैं इन दोनों का तस्करा कर रहा हूं। दोनों में कार्बन चेन बिल्कुल सेम, इसमें डबल बॉन्ड यहां, इसमें डबल बॉन्ड यहां। इसका मतलब है ये 2-ब्यूटीन एंड 1-ब्यूटीन, दे आर पोजीशन आइसोमरिज्म ऑफ ईच अदर। आप आगे बढ़ो, एक और बात, बेंजीन, दिस वन इज द बेंजीन। बेटा जी, बेंजीन के ऊपर आप मैथल ग्रुप ले आए, नाउ दिस इज कॉल्ड टोल्यूइन। ये मैं दोबारा ये बनाऊंगा, ये मेरे पास बेंजीन, ये मेरे पास बेंजीन, बेंजीन के ऊपर मैथल ग्रुप। मैं एक दफा फिर लिखता हूं, ये मेरे पास बेंजीन
और मैंने बेंजीन के ऊपर ये मैथल ग्रुप ले आया, मैथल ग्रुप ये। अब ना आप एक मैथल ग्रुप यहां पे लगा दो, आप एक मैथल ग्रुप यहां पे लगा दो, एक मैथल ग्रुप यहां पे लगा दो। अब एक बात याद रखना, जब बेंजीन पर सेकंड मैथल ग्रुप आता है तो हम इसे कहते हैं जाइलीन। अगर बेंजीन रिंग 2 मिथाइल ग्रुप रखता है तो उसे हम जाइलीन कहते हैं। ये भी जाइलीन, एंड दिस वन इज आल्सो द जाइलीन। अब आप जानते हैं ना कि ये जो सेकंड मिथाइल ग्रुप है ये आर्थो पे है, इट्स नेम इज आर्थोजाइलीन। ये मेटा पे है तो इसका नाम क्या बना, मेटाजाइलीन। ये पैरा पे है तो इसका नाम क्या बना, पैराजाइलीन। अब ये जो 3 आपके पास जाइलीन आ गए, इन तीनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, यानी ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में आएंगे। और इसमें स्ट्रक्चर किसकी वजह से चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर पोजीशन ऑफ मैथल ग्रुप यहां पे और यहां पे और यहां पे। इसका मतलब है कि ऐसे आइसोमर्स जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की वजह से बने, उनको हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमर। इसका मतलब है जाइलीन हैज 3 पोजीशन आइसोमर्स। स्टूडेंट आप FG आइसोमेरिज्म, FG स्टैंड फॉर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो हम क्या कहते हैं, द कंपाउंड हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मैं छोटी सी एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मेरे पास ना ये है CH3OCH3, मेरे पास ये है CH3CH2OH। अब ये मैंने 2 कंपाउंड्स लिखे, इसका नाम डाइमिथाइल ईथर, यू नो डाइमिथाइल ईथर। दिस वन इज एथानोल इथाइल अल्कोहल। ये ईथर है, ये अल्कोहल है। बोथ बिलोंग टू डिफरेंट होमोलोगस सीरीज, 2 डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड से ताल्लुक रखते हैं। अब इसका नाम मोलेकुलर फार्मूला, ये 2 कार्बन C2 6 हाइड्रोजन H6 1 ऑक्सीजन, इसका ये मोलेकुलर फार्मूला है। इसका 2 कार्बन 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी दोनों का मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो दोनों का अगर मोलेकुलर फार्मूला, डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मोलेकुलर फार्मूला, दीज आर आइसोमर्स। और ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्यों, बिकॉज दे डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल इसी तरह आप एक एग्जांपल ले लो, ये मेरे पास है CH3C डबल बॉन्ड CH3, एसीटोन, नाम इसका 3 है, एसीटोन, प्रोपानोन, डाइमिथाइल कीटोन। एक ये ले लो CH3CH2CHO, क्या नाम है इसका, प्रोपानल्डिहाइड, प्रोपायोनल्डिहाइड या प्रोपानल। ये कीटोन है, ये अल्डिहाइड है। अब इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, डिफरेंस किस पे आ रहा है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसमें फॉर्माइल ग्रुप है, ऑक्सो ग्रुप है। इसका मतलब यह हुआ कि दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लुक एट दिस, ये मेरे पास ग्लूकोज है, ये मेरे पास फ्रुक्टोज है। अब दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, C6H12O6। दोनों में डिफरेंस किस बात का आ रहा है, दोनों में डिफरेंस है कि ग्लूकोज में वी ऑब्जर्व द अल्डिहाइड ग्रुप एंड इन फ्रुक्टोज वी ऑब्जर्व द कीटोनिक ग्रुप। तो ग्लूकोज को हम ना एल्डोहेक्सोज भी कहते हैं, फ्रुक्टोज को हम कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। बोथ हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला, सो दे आर आइसोमर्स। लेकिन कौन से, डिफरेंस इज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप, सो दीज आर फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा, यहां भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जैसे कि स्टूडेंट मैं आपको ना एक बुनियादी सी बात बताना चाहता हूं। ऐसे कंपाउंड जिनका जनरल फार्मूला सेम होगा, या अभी जनरली क्या, वो क्लास ऑफ कंपाउंड्स जिनका जनरल फार्मूला सेम होगा वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये मेरी बात, 5 चीजें जरा मैं आपको, पीएमसी जो है, जो एनएमडी कैट है या नम्स आप उसमें शामिल कर लें, मैं आपको वहीं तक महदूद रखना चाहता हूं। इल्म की कोई हद नहीं है, ये जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं इसकी और भी बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमने अपने आप को सिर्फ एक बाउंड्री लाइन के अंदर रखना है, और वो बाउंड्री लाइन जो है वो हमें पीएमसी ने प्रोवाइड की हुई है।
वो हमें नर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारा जो एंटी टेस्ट ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ना 5 बातें जरा ज़हन में रखनी है कि कौन कौन सी क्लासेस ऑफ कंपाउंड है जिनका जनरल फार्मूला सेम है और जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगी। पहली बात, नंबर वन जो आपने याद करना है ना स्टूडेंट, पहले पॉइंट पे आपने याद रखना है कि जो अल्कीन है, अल्कीन एंड साइक्लो अल्कीन, अल्कीन और साइक्लो अल्कीन, इनका जनरल फार्मूला सेम होता है। और आप जानते हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n। इसका मतलब है अल्कीन और साइक्लो अल्कीन दे शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। दूसरी बात, नंबर टू पे मैं अल्काइन को लेता हूं, अल्काइंस, और साथ ही मैं साइक्लो अल्कीन को मिला देता हूं, साथ ही मैं एल्का डाइईन को मिला देता हूं। इनका जनरल फार्मूला इन तीनों क्लासेस का सेम है और वो है CnH2n-2। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं 2 चीजें लाता हूं, एक है अल्कोहल्स एंड ईथर्स, दूसरी चीज जो है ना वो ईथर्स है, एंड ईथर्स। इनका जनरल फार्मूला सेम है और आप जानते हैं इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2O। इनका जनरल फार्मूला, ये याद रखने वाली बातें, और ये मैं फंक्शनल ग्रुप वाले जो लेक्चर्स में समझा चुका हूं। अब आगे बढ़ो, आपके पास एक और चीज आ गई नंबर 4 पे, वो आपके पास है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। इनका जनरल फार्मूला से मैं साथ 2 और बातें भी शामिल करूं, वो भी आप याद करना, वो है साइक्लिक अल्कोहल्स, एक और चीज साइक्लिक ईथर जिन्हें हमने एपॉक्साइड कहा था। इन सब का जनरल फार्मूला सेम है और वो जनरल फार्मूला है CnH2nO। मैंने यहां पे +2 था, इसको खत्म करके मैंने सिर्फ CnH2nO। अगली बात, मेरे पास एक और भी फैमिली है जिसमें आपके पास एसिड्स है। जब मैं एसिड लिखता हूं तो उससे मेरी मुराद कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। मेरे पास एस्टर्स हैं, एस्टर्स। 2 और चीजें भी शामिल कर लो और वो है हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ये वो लैक्टिक एसिड, टार्टारिक एसिड वगैरह की बात हो रही है, और हाइड्रोक्सी कीटोन्स वगैरह, हाइड्रोक्सी कीटोन्स, मैं इनकी बात कर, इन सब का जनरल फार्मूला सेम है और इन सब का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2nO2। ये ना 5 बातें मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। मैं ये याद करवाना चाहता हूं कि इसमें जो मैंने डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड लिखी उनका जनरल फार्मूला सेम है और जिन क्लासेस का जनरल फार्मूला सेम होगा दे विल शो द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये मेरे पास एक एमसीक्यू है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेटामेरिज्म की तरफ। एक छोटी सी बात ध्यान में रखना, जब भी ये लफ्ज मेटा आता है ना, मेटा का मतलब होता है मिडल, दरमियान में, मिडल। मेटा का मतलब होता है इन बिटवीन। जब भी ये लफ्ज मेटा है तो मिडल, इन बिटवीन, तो वो आर्थो मेटा पैरा वो डिफरेंट पोजीशन जो है उसमें मेटा मीन मिडल, दरमियान में। अच्छा, मेटामेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन ऑन बोथ साइड ऑफ द पॉलीफंक्शनल एटम और पॉलीफंक्शनल ग्रुप। जरा बात को सुनना, ये मेरे पास ना ऑक्सीजन है, ये मेरे पास सल्फर है, ऑक्सीजन की जगह में सल्फर, ये मेरे पास NH ग्रुप है, ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये जो मैंने आपके सामने 2 एटम्स लिखे, 2 ग्रुप्स लिखे, इन एटम्स को, इन ग्रुप्स को हम कहते हैं पॉलीवेलेंट एटम्स और फंक्शनल ग्रुप।
ये जो मैंने आपके सामने लिखे ये क्या है, ये है पॉलीवेलेंट एटम्स। ये पॉलीवेलेंट एटम से मुराद ऑक्सीजन और सल्फर, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, पॉलीवेलेंट जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है एटम्स, और Fg फंक्शनल ग्रुप, ये दो फंक्शनल ग्रुप है। अब ना इनके इस साइड पे अगर कार्बन चेन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखती हो, मतलब इसको मैं कह देता हूं R, इसे मैं कह देता हूं R', तो इस तरह मेरे पास जो आइसोमर्स बनेंगे उन्हें मेटामर्स, मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं इधर लिख देता हूं जी CH3 CH2O CH2 एंड CH3। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं CH3O CH2 CH2 एंड CH3। अब इन दोनों को देखना, ये दोनों मेटामर्स हैं। ये मैंने जो दो लिखे ना, ये मेटामर्स हैं, मेटामर्स। अब इसमें देखना, ये आपके पास पॉलीवेलेंट एटम है, इसके इस तरफ दो कार्बन, इस तरफ दो कार्बन, दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर। अब इधर देखिए, ये आपके पास पॉलीवेलेंट एटम है, इसके इधर एक कार्बन और इधर आपके पास तीन कार्बन आ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एक जितने हैं? आंसर है नहीं, एक जितने नहीं। इसका मतलब हुआ एस किस्म, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आइसोमर्स है। अब कौन से आइसोमर्स है? दीज आर मेटामर्स। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों मेटामर्स हैं, ये दे बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। यानी मेटामर्स में कहूंगा कि मेटामर्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। ये एक ही होमोलोगस सीरीज से ताल्लुक रखते हैं। बाज़ दफा आपसे क्वेश्चन आता है कि जो ईथर्स हैं, ईथर्स ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो ईथर शो द मेटामेरिज्म। ईथर्स, ये दोनों ईथर्स हैं। इस तरह अगर आप यहां पे एस ले आए, ये आपके पास थायो बन जाएंगे, थायो ईथर्स। तो ईथर्स हो गए, थायो ईथर्स हो गए। अब आप इसमें देख लें, ये कीटोन्स हो जाएंगे और ये आपके पास स्कैंडी अमाइंस होंगे। तो इसका मतलब है कि ईथर्स, अमाइन, स्कैंडी अमाइंस, थायो ईथर, कीटोन्स, ये सारे के सारे दे शो द मेटामेरिज्म। हम बढ़ते आगे, वी हैव द टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। ये सेंटेंस एक ये समझाना है, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव फ्रॉम one atom to another within same molecule, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। मैं एग्जांपल से अपनी बात को मजीद क्लियर करूंगा। मेरे पास ये एक अमाइनो एसिड्स है, ये मैं एक अमाइनो एसिड है, ये H और इधर में R ग्रुप ले, ये एक अमाइनो एसिड है AA स्टैंड फॉर अमाइनो एसिड। अब होता क्या है, जब आप इस अमाइनो एसिड को पानी में डालते हैं तो ये प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन, ये यहां से इधर आ जाता है, ये H पॉजिटिव। ये एरो जो है ना वो साफ ज़ाहिर है कि एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरह बनाना पड़ता है। तो ये हमारे पास, और मेरे पास बनेगा क्या, मेरे पास एक्वा सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और RCHCOO नेगेटिव एंड हियर वी हैव NH3 पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड ज़विटर आयन। अब इन दोनों के दरमियान, दिस इज अमाइनो एसिड, दिस वन इज ज़विटर आयन, और ये एक्वा सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। अब इस एक्वा सॉल्यूशन में ज़विटर आयन और अमाइनो एसिड के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। ये जो दो स्पीशीज है ना, दीज आर टाटोमर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के टाटोमर्स है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि इसमें प्रोटॉन यहां से यहां आ गया, अगर ये प्रोटॉन यहां से दोबारा इसके पास चला जाएगा तो ये ज़विटर आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको हम कहते हैं टाटोमर्स। एक और भी एग्जांपल आपके पास है, वो भी याद रखनी, वो वैसे आपको काम देगी। ये मेरे पास देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH
एंड OH, जो इतना हिस्सा है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे हम कहते हैं विनाइल, और ये OH ऊपर है तो हम इसे क्या कहेंगे, विनाइल अल्कोहल। अब होता क्या है, विनाइल अल्कोहल में रीअरेंज, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, इसमें रीअरेंजमेंट होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, डबल बॉन्ड बन गया, और ये हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना, जो प्रोडक्ट आपके पास बना वो CH3, ये हाइड्रोजन जब इसके पास तो CH2 CH3 हो जाएगा, और CH, इधर मैं H लगा देता हूं, और डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एसेटल्डिहाइड। इसको हम एसेटल्डिहाइड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि विनाइल अल्कोहल और एसेटल्डिहाइड बोथ आर टाटोमर्स ऑफ ईच अदर। टाटोमर, ये मैंने ना रिवर्सिबिलिटी का साइन शो किया। हकीकत में ये इस तरह होता है, छोटा इसको बनाना पड़ता है, हकीकत में ये इसको छोटा बनाना पड़ता है। बहरहाल मैंने वो बड़ा इसलिए बनाया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों टाटोमर्स के दरमियान इक्विलिब्रियम, एंड दिस इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम स्टेट यू कैन बी आइसोलेट एनी वन ऑफ द टाटोमर्स फ्रॉम द सोल्यूशन। आप किसी को भी निकाल सकते हैं, यानी दे आर समवट स्टेबल। स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं। ये जो आइसोमेरिज्म की दूसरी हमने क्लास डिस्कस की। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जब भी लफ्ज स्टीरियो आता है ना, स्टीरियो मीन इन स्पेस, इन 3D स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, जब भी स्टीरियो का लफ्ज आए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वी हैव द कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड वी हैव द कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। एंड कॉन्फिगरेशनल इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं ना कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म इसको टारगेट करता हूं, लेकिन पहली बात, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, इसमें आपने एक बात ज़हन में बिठानी है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स which have same स्टीरियो आइसोमर्स have same पहली बात मोलेकुलर फार्मूला, वो तो हमें पता है, वो तो स्ट्रक्चर भी ऐसे थे, दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरी बात, दे हैव सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। एक और चीज, दे हैव सेम अयोपिक नेम्स, इनके अयोपिक नेम्स भी सेम होते। इसका मतलब ये हुआ, ये अयोपिक नेम में ज़हन में रखना, वो मैं सीजो ट्रांस जो आप प्रीफिक्स के तौर पर ले रहे, मैं उसको नहीं ले रहा। अच्छा, इसका मतलब है कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, दे हैव सेम मोलेकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, एंड दे हैव सेम अयोपिक नेम्स। तो फिर डिफरेंस इनमें क्या आता है? दे हैव डिफरेंट 3D arrangement of atoms। जब मैं 3D कहता हूं तो इसका मतलब मैं वो स्पेशल 3D की बात कर रहा हूं, एटम्स। इसको मैं अगर एक ही नाम दूं ना, मैं ऐसे को कहता हूं कॉन्फिगरेशन। They have different 3D arrangement of atoms. They have different configuration and they have different physical properties. And the last one, they have some chemical properties. ये आपके पास जो है ना, दिस वन इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमर्स की बात होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स की जो टाइप अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को ना हम आगे मुख्तलिफ और भी नाम दे रहे होते हैं। हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को ना हम कहते हैं जी सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म। इट्स ओके, ये हमारे लेवल तक सिज ट्रांस आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स में कह देता हूं, मर्स। हम इसको ना E एंड Z वो भी टाइप कहते हैं। हम इसको ना सिन एंड एंटाई या एंटी ये भी कहते हैं। हम इसे ना एक्सो एंड एंडो भी कहते हैं।
एंडो। मैं आपको ना ये 2-3 बातें बताऊंगा। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए 2 नेसेसरी कंडीशंस है, वो समझ लो, बात खत्म। नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। नेसेसरी कंडीशंस बेटा जी, 2 नेसेसरी कंडीशन चाहिए, 2। पहली नेसेसरी कंडीशन नंबर 1 पे, देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये पहली शर्त है कि मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन डिफरेंट ग्रुप्स को एक जगह पर रोक देगी और इससे आपके पास एक मॉलिक्यूल जन्म लेगा। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उसको कौन इंश्योर करता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को इंश्योर करता है द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यू नो दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड की मौजूदगी, व्हेन देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, दैट सिग्मा बॉन्ड कैन इजीली रोटेट, और इन कार्बन के साथ जो ग्रुप्स लगे होंगे वो भी रोटेट करते जाएंगे, जिसको हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। लेकिन जब ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड की वजह से अब दोनों कार्बन के दरमियान जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अब रोटेशन तभी पॉसिबल है जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। एक और चीज, आपके पास ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो साइक्लिक, मैं फर्ज के इसकी बात कर रहा हूं, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर आप इस बॉन्ड की बात करें, ये 2 कार्बन एटम के दरमियान है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से ये बॉन्ड जो कि है तो सिंगल, है तो सिग्मा, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाता। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इज another restricted rotation. It is another phenomenon which ensure the restricted rotation. Similarly, we have carbon double bond and ये आपके पास, और इसके साथ कोई आगे, इसके बाद लोन पेयर भी है ना, वो लोन पेयर ये आगे, ये हम डिफरेंट कंपाउंड्स में से। इसके बाद एक और भी चीज, ये भी बास जगह पे हम पढ़ रहे होते, एन डबल बॉन्ड एन, इसके पास साफ ज़रा एक लोन पेयर होगा, इसके पास एक लोन पेयर होगा, वो लोन पेयर एक ग्रुप के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ये मेरे पास मुख्तलिफ फैमिलीज है, जिसमें मैं आपको ना ये पहले 3 में समझाने की कोशिश करूंगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो उसको इंश्योर कर रही है। अगर यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, तो आप फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का ख्याल जेहन से निकाल दें। नेक्स्ट, दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो जेहन में रखना है ना, वो है डिफरेंट ग्रुप्स must be attached to restricted atom। याद नहीं करनी, सिर्फ समझनी है बातों को। ये नहीं कभी आपसे एंट्री टेस्ट में पूछा जाएगा कि राइट अ नोट ऑन या राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी शो द ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एमसीक्यू टाइप है, कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। आपको ये रट्टे नहीं लगाने, बातों को समझना है, सिर्फ समझना है कि कौन कौन सी क्लास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकती है, क्या कंडीशन है। अभी इसको जरा समझना। देखो, मैं अल्कीन की बात करता हूं, ये मेरे पास ना ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई। अब ये दो एटम्स हैं, ये 2 एटम है कार्बन के, इसको मैं कहूंगा रेस्ट्रिक्टेड एटम, इसको मैं कहूंगा रेस्ट्रिक्टेड एटम या डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। इसके साथ ए है, इसके साथ ए है, इसके साथ बी है, इसके साथ बी है। क्या ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा? आंसर है नो, कतई नहीं। हमने कहा है कि इस रेस्ट्रिक्टेड कार्बन के साथ जो दोनों ग्रुप्स लगे हो, ये ग्रुप्स हो या एटम हो, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ये तो दोनों सेम है, इसका मतलब है ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। एक और चीज मैं यूं ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दीज आर रेस्ट्रिक्टेड एटम्स। अब इनके साथ देखते हैं कौन कौन सा ग्रुप है। इसके साथ मैं लगा देता हूं ए, इसके साथ मैं बी लगा देता हूं, इसके साथ मैं ए लगा देता हूं, इसके साथ मैं ए लगा देता हूं।
भाई यहां तो हो गया ना, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट है। भाई इस रेस्ट्रिक्टेड एटम के साथ है ना, इसके साथ तो सेम है, ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब अगर मैं ये लूं, ये सी डबल बॉन्ड सी, ये आ गया। अब इसमें जरा गौर से देखना, अगर इधर में ए ले लूं, इधर में बी ले लूं, इधर में ए ले लूं, इधर में बी ले लूं, अब हां, अब दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। दोनों द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इट इंश्योर द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो इसका मतलब है इट विल डेफिनेटली शो द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। एक और भी बात, अगर ये सेम एटम एक तरफ हो, मैं ये दो बनाऊंगा, ये मैंने दो बना दिए, ये दो अल्फाज अब आपको आपके नजर करना चाहता हूं, दो अल्फाज। स्टूडेंट इधर मैं लेता हूं ए, इधर मैं लेता हूं ए, इधर मैं लेता हूं बी, इधर मैं लेता हूं बी, इधर मैं लेता हूं ए और इधर ए लेता हूं, इसको बी लेता हूं, इसको बी लेता हूं। अब दो बातें आ गई। पहली बात, अब ये दोनों जो हैं ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। अब इनके नाम क्या क्या है? अगर सेम एटम पाई बॉन्ड के एक तरफ हो, सेम एटम या ग्रुप्स पाई बॉन्ड के दूसरी तरफ हो, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म। सिस फॉर्म यानी ऑन द सिस मीन सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ द पाई बॉन्ड। और इसमें देखें, ये मैं सॉरी इसको बी करता हूं। अच्छा इसको देखें, ए अपोजिट, अपोजिट, बी अपोजिट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में हमारे पास एक सिस ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, ये सिस है, ये ट्रांस है। एक और भी बात, अगर सी डबल बॉन्ड सी, यहां है ए, यहां है बी, यहां है एक्स, यहां है वाई, ठीक है ना। अब हम क्या कहेंगे, कौन से, क्या सेम एक साइड पे है या सेम अपोजिट साइड पे है? ये तो सारे ही मुख्तलिफ है। अगर इस केस में जब इन रेस्ट्रिक्टेड एटम के साथ डिफरेंट ग्रुप्स हो और सारे के सारे डिफरेंट हो, तो फिर हम सिस ट्रांस क्यों नहीं, फिर हम ई एंड जेड फॉर्म्स इनकी तरफ जाते हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसको मैं डिस्कस नहीं करता। स्टूडेंट अगर आपको इतनी बात समझे ना, तो मेरे ये 2-3 क्वेश्चन के ना एमसीक्यू उनके आंसर दें। स्टूडेंट अगर आप साइक्लोअल्कीन की बात करें, तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। मेरे पास ना ये मैं साइक्लोअल्कीन को आप डिस्कस करूंगा। साइक्लोअल्कीन क्या वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करता है कि नहीं? मेरे पास ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है। मैं ना देखता हूं कि इसके इधर एक ग्रुप है HCH3 एंड वी हैव H and CH3। ये 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन है। इसको हम मैं यूं भी बना देता हूं इसको, कि ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन, अब वही, और मैं अब इसको CH3 मैथल ग्रुप ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, और ये तो मैं सेम ही रखूंगा ना, H और ये मैथल ग्रुप आगे। अब ये दो बातें आ गई यहां पे। ये जो कार्बन ये कार्बन है, इनके दरमियान ये जो सिंगल बॉन्ड है, हालांकि सिग्मा बॉन्ड है, ये रोटेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब ना इस कार्बन के साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, हाइड्रोजन है मैथल है, इसके साथ दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, हाइड्रोजन है मैथल है। अब ये दोनों मैथल एक ही साइड पे है, हाइड्रोजन एक साइड पे है, दिस इज कॉल्ड सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। और इसमें देखें ये कार्बन, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब इसमें हाइड्रोजन नीचे मैथल है, अब इसका मतलब है हाइड्रोजन और मैथल एक साइड पे, हाइड्रोजन और मैथल, तो इसका मतलब हुआ दिस वन इज द ट्रांसफॉर्म। मैं एक और भी लफ्ज आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, वो लफ्ज है ऑक्साइम्स। असल में ना ये आपने पढ़े हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ऑक्साइम्स, जब अल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्ट करते हैं, आपके पास ऑक्साइम हासिल होते हैं। अब ऑक्साइम देखना, ये मेरे पास एक ऑक्साइम है, ये मेरे पास जो ऑक्साइम है, इसमें ये कार्बन,
डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इस कार्बन के साथ इधर दो ग्रुप्स। नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है और इधर इसके साथ अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं तो ये OH आ जाता है। मैं इसको दोबारा लिखता हूं, ये देखो कार्बन, कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैरी अ लोन पेयर, ये मैंने उस ऑर्बिटल को शो किए दिया और यहां पे OH आ गया। अब इसके साथ ये है। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, मैथानल लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, तो फिर तो इधर दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे और वो तो फिर डेफिनेटली वो कंडीशन ही पूरी नहीं करेगा। अगर इस कार्बन रेस्ट्रिक्टेड एटम के साथ सिमिलर एटम आ जाएंगे तो फिर वो तो सिस ट्रांस शो, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एसिटल्डिहाइड ले लो, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में इधर हाइड्रोजन है, इधर आपके पास मैथल है, और इसको मैं जरा इधर चेंज करता हूं, इधर मैथल है और इधर आपके पास हाइड्रोजन है, ये दो चीजें। अब सर इसको गौर से देखिएगा, अब आपके पास ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। अब इसके पास ये दो ग्रुप्स हैं, मैं इसको ग्रुप कंसीडर करूंगा लोन पेयर को, एक OH है और इधर भी इस कार्बन के साथ, यानी वो दोनों कंडीशन जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए लाजमी है वो दोनों यहां पे पूरी हो रही। अब इनको नाम क्या देना बेटा जी? अगर OH ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन अगर एक ही साइड पे होंगे, ये नीचे है, तो हम इसे कहते हैं सिन, SSYN, सिन फॉर्म, सिन फॉर्म। और अगर OH और हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे हो तो हम इसे क्या कहते हैं? एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म। तो आपके पास ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ना, ये सिस ट्रांस आता है, E एंड Z आता है, सिन और एंटी आता है। अब ये तो मैंने अल्डिहाइड की बात की ना, आप कीटोन्स को भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त उसमें है कि यहां पे जो दोनों ग्रुप्स हैं दे मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। स्टूडेंट, ये हमारे पास ना कुछ बातें थी, बुनियादी सी बातें। अब आगे बढ़ते हैं। एक ना मैं बात आपको समझाना चाहता हूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मेरे पास एक है सिज फॉर्म, सिज फॉर्म, और दूसरी मेरे पास है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मैं ना इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं पहले ना रिएक्टिविटी से शुरू करूंगा। रिएक्टिविटी, मैं पहले रिएक्टिविटी की बात करूंगा। एक बात के अंदर से ना हम कई बातें निकालते जाएंगे रिएक्टिविटी की। देखो मेरे पास ना ये एक कंपाउंड है, ये इसको मैं ना इधर आप ले लें H, इधर H और इधर आप R ले लें, ये R। तो दिस इज अ सिस फॉर्म। अब यू नो दिस R इज अ बल्की ग्रुप, ये बड़े साइज का होता है, ये R बड़े साइज का। मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन, जैसे जैसे कार्बन चेन, उसका कार्बन चेन में कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है, इसका साइज भी बड़ा होता जाता है। ये आपके पास एक बड़े साइज का मिल गया, ठीक है। अब ना होता बड़ा क्या है, ये जो दोनों अल्काइल ग्रुप हैं ये एक ही साइड पे हैं। एक साइड होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है, उसको हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल, उसे हम कहते हैं स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन। अब मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप्स अपने आपको एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, स्टेरिक रिपल्शन है, स्टेरिक रिपल्शन ड्यू टू स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की वजह से ये रिपल्शन नहीं, अब उस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल अंदर से टूट जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है, अनस्टेबल होता है। और अगर अनस्टेबल होगा, एक बात याद रखनी है केमिस्ट्री में, एक बात याद रखनी है, और वो क्या है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये मेरी बात पूरी जिंदगी आपने याद रखनी है कि अगर कोई चीज स्टेबल होगी तो वो कम रिएक्टिव होगी, और अगर कोई चीज अनस्टेबल होगी तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो इसका मतलब हुआ स्टेरिक रिपल्शन दैट क्रिएट अनस्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। अब दूसरी तरफ आ जाओ, जब आप ट्रांस की बात करते हैं ना,
ट्रांस में आपके पास बेटा जी ये C डबल बॉन्ड C, ठीक है, और इधर R, ये H, ये H। नो डाउट अल्काइल ग्रुप इज बल्की एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन, बल्की है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर ने क्या किया, स्ट्रक्चर ने दोनों अल्काइल को बिल्कुल अपोजिट ले गए। अब अपोजिट होने की वजह से इनके दरमियान वो जो स्टेरिक रिपल्शन थी वो कम होगी, और अगर स्टेरिक रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने के मतलब है किसकी रिएक्टिविटी, तो दिस वन इज लेस रिएक्टिव। ये मैं क्या कहूंगा, दिस वन इज लेस रिएक्टिव एंड दिस वन इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। पहली तो बात रिएक्टिविटी के हवाले से। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बेसिक चीज है डाइपोल मूवमेंट, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होते, बेसिक सी चीज है। अब डाइपोल मूवमेंट में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो डाइपोल मूवमेंट में एक बात आपने ज़हन में बिठानी है, और वो क्या है कि म्यू, डाइपोल मूवमेंट, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। म्यू इज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर म्यू 0 है तो द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, और जितनी म्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी पोलैरिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। अब जरा देखिएगा, अगर मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, ये इधर मैं क्लोरीन ले लेता हूं, इधर मैं क्लोरीन ले लेता हूं, इधर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, इधर मैं हाइड्रोजन, 1,2 डाइक्लोरो ईथीन ये मॉलिक्यूल। अब ना ये इसकी है बॉन्ड मूवमेंट, ये इसकी है बॉन्ड मूवमेंट, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में, ये इधर को ये इधर को। इसका मतलब है ये बॉन्ड मूवमेंट एक दूसरे को एड अप करती है। इन बॉन्ड मूवमेंट का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मूवमेंट, ये ज़हन में रखना है। तो अगर आप इसकी डाइपोल मूवमेंट लेंगे ना, तो स्टूडेंट इसकी डाइपोल मूवमेंट ना वो 1.89 डिबाई है, और ये काफी बड़ी वैल्यू है। इसके बरक्स अगर मैं यही मॉलिक्यूल लूं और इस मॉलिक्यूल को मैं यूं ले लूं, ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब ये मेरे पास आ गया। अब इसमें देखिएगा कि ये वाला कार्बन क्लोरीन, ये क्या हुए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा ये एक दूसरे के इफेक्ट, दिस वन इज दीज डाइपोल मूवमेंट, दे कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट। यूं इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है ना वो तकरीबन 0.01 होती, मैं 0 डिबाई ही कहूंगा। इसका मतलब है अगर डाइपोल मूवमेंट जो है वो 0 है, दिस वन इज नॉन पोलर, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। और अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसकी डाइपोल मूवमेंट 1.89 है, काफी है, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। इसका मतलब है जो सिस फॉर्म होती है वो पोलर होती है, और जो ट्रांसफॉर्म है अपने सिमेट्रिकल नेचर की वजह से दिस इज नॉन पोलर। एक और भी बात ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है, ये बुनियादी से बात है, जरूरी नहीं है कि अगर ये हर ट्रांसफॉर्म की डाइपोल मूवमेंट 0, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर फर्ज के इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, इस कार्बन की जगह पे मिथाइल है, इसकी जगह पे इथाइल है, अब तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, अब तो इथाइल मिथाइल की वजह से इसमें समवट अनसिमेट्री क्रिएट हो जाती है। उस केस में इसकी डाइपोल मूवमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आप सिस फॉर्म में। एक एक्सेप्शनल केस भी है, एक नहीं बहुत सारे एक्सेप्शनल केस है, जैसा कि ये आपके पास एक एमसीक्यू है। अच्छा स्टूडेंट, अब आप देखेंगे कि डाइपोल मूवमेंट के बाद हम ना एक और बहुत अहम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, जब भी लफ्ज मेल्टिंग पॉइंट आता है ना, मेरी ये बात ध्यान में रखनी है, तो हम सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में लेते हैं। जब भी बॉइलिंग पॉइंट आता है तो हम किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में लेते हैं। ये पहले बुनियादी बात है। जब भी बॉइलिंग पॉइंट आता है लिक्विड स्टेट में, और बॉइलिंग पॉइंट यानी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट उसका तल्लक किससे होता है, बेसिकली तल्लक होता है स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलेकुलर फोर्सेस, उससे। अब याद रखना, जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, पोलर, उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग पोलर में। अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट
बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि ये वाले जो आपके पास हैं जिन्हें आप सिस फॉर्म कहते हैं, दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसके बरक्स अगर मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करूंगा, इसके बरक्स आप इधर चले जाएं। अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे जिन्हें मैं ट्रांसफॉर्म कह रहा हूं स्टूडेंट, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब इसमें वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस का मतलब है, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये पहली बात आपके ज़हन में। और इसको मैंने किसके साथ एट्रीब्यूट किया है? मैंने बॉइलिंग पॉइंट को पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, और पोलैरिटी को मैंने किसके साथ एट्रीब्यूट किया है? उसको मैंने डाइपोल मोमेंट के साथ शुरू किया। तो इसका मतलब है कि सिस फॉर्म दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द ट्रांसफॉर्म। एक और भी चीज है, एक और वो क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक किससे है? बेसिकली ताल्लुक तो मेल्टिंग पॉइंट का अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ही होता है इन सॉलिड स्टेट। लेकिन मॉलिक्यूल जितने क्लोजली पैक होते हैं ना, जितने मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जितने कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, उतनी उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्लोजली पैकिंग कब होगी? जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी। तो इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्म में द मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल, लिहाजा वो एक क्लोज पैकिंग, टाइट पैकिंग रखते हैं, और टाइट पैकिंग की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? दे है, मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा। मेल्टिंग पॉइंट एमपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू कॉम्पैक्ट या क्लोज पैकिंग, कंपैक्ट या क्लोज पैकिंग की वजह से। और अगर आप इधर आ जाए अनसिमेट्रिकल, जब ये क्रिस्टल में पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, वो क्लोज नहीं होती, कंपैक्ट नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस एस्टैब्लिश नहीं होती, यूं इनका दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सिस फॉर्म लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांसफॉर्म हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। लुक एट दिस। इसमें ना मैं दो एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं। मैं आपके सामने मलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, आप इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट देख ले। आपके पास ये 2-ब्यूटीन, सिस 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखिए, और इस बात को ध्यान में रखना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसकी बात करेंगे। अब इन तीनों को आप ज़हन में बिठा लें। एक चीज अगर आप ज़हन में बिठा लो ना, तो बात हल हो जाए, और वो है कि पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल थ्री। अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। अगर ना, मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल पोलर होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, करीब करीब आ जाएंगे ना, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी। और इसी तरह पोलैरिटी वो है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको भी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसकी पांचों टाइप्स हमने डिस्कस की। स्टीरियो में हमने सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को पढ़ा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो एक आधे घंटे का लेक्चर होगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।